चलो करते हैं स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 गवर्नमेंट बजट। ठीक है, गवर्नमेंट बजट होता क्या है सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो बेटा बिल्कुल सिंपल, जैसे हम अपने घर में बजट बनाते हैं, बजट का मतलब कि आने वाले टाइम में या आने वाले मंथ में हम कितना खर्चा करेंगे और उस खर्चा करने के लिए हम कहाँ से कितने पैसे रिसीव करेंगे, इसकी प्लानिंग को बोलते हैं हम बजट। ठीक है, इस प्लानिंग को बोलते हैं बजट, यानी अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस और इनकम्स के बारे में जब हम प्लान करते हैं तो उस प्लान को हम क्या नाम देते हैं, उसको बोलते हैं बजट। ठीक है, और क्योंकि ये बजट ये प्लानिंग गवर्नमेंट भी करती है, इसीलिए गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाएगी। तो इसलिए हमारे चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है, गवर्नमेंट बजट। तो पढ़ते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, इसके बारे में पहले जो फॉर्मल लैंग्वेज है उसे हम पढ़ लेते हैं। इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है जिसको हम एनुअली बनाते हैं, एनुअली यानी साल में एक बार बनाते हैं, पूरे साल के लिए बनाते हैं। ठीक है, शोइंग द प्लान्ड receipts एंड पेमेंट्स, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी हम लिख सकते हैं, इन द फोर्थ कमिंग ईयर। फोर्थ कमिंग ईयर का मतलब आने वाले साल में। तो इससे ये चीज तो क्लियर होगी, ये हमारी वो प्लानिंग है जो हम फ्यूचर के लिए करते हैं। और बेटा प्लानिंग तो हमेशा फ्यूचर के लिए ही हम करेंगे, पास्ट के लिए क्या प्लानिंग करेंगे, पास्ट तो जा चुका है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट क्या हो गया, हमारी एक एनुअल स्टेटमेंट है जो हमें क्या शो करती है कि कितना हमने रिसीट्स अपनी प्लान की हुई है, आने वाले साल में कितने पैसे हमारे पास आएंगे और कितने पैसे गवर्नमेंट के पास से चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ रही है बजट बनाने की। ठीक है, यानी गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ेगी बजट बनाने की। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, क्या फायदा होगा गवर्नमेंट को, एक स्टेबल इकोनॉमी मिलेगी। स्टेबल इकोनॉमी का मतलब कि बजट के अंदर क्योंकि हम प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग करते हुए हम ये भी देखेंगे कि अगर एकदम से हमारे ऊपर कहीं से मुसीबत आ जाए तो उसके लिए हम अलग से फंड रखें अपने पास। ठीक है, इसीलिए क्योंकि बजट में हम ये सब तरह की प्लानिंग करते हैं, इसलिए हमारी इकोनॉमी स्टेबल होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन वगैरह हम इसकी भी प्लानिंग करके चलते हैं कि अगर इन्फ्लेशन आ जाएगा हमारी इकोनॉमी में तो इन्फ्लेशन को कैसे हैंडल करना है। तो इससे क्या होता है, जो उतार चढ़ाव होते हैं हमारी इकोनॉमी वो स्टेबल हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एकदम से इन्फ्लेशन हुआ तो इकोनॉमी धड़ाम से गिर पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए एक फिक्स्ड इकोनॉमी या फिर स्टेबल या स्मूथ इकोनॉमी हमारी फंक्शन करेगी अगर हम बजट बनाकर चलेंगे। जैसे हम अपनी फैमिली का बजट बनाते हैं, सोचो अगर हमने इमरजेंसी खर्चों के लिए अलग से पैसे नहीं बचाए तो एकदम से इमरजेंसी खर्चा आएगा तो उसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एकदम से हमारा बजट हिल जाएगा। कहते हैं ना कि हमारा बजट तो इस बार बिगड़ा हुआ है, हिला हुआ है। तो इसीलिए अगर हम बजट अच्छे से बनाकर चलेंगे तो क्या मिलेगा, स्टेबल इकोनॉमी मिलेगी हमारी गवर्नमेंट को। ठीक है, और क्या क्या इसमें बेनिफिट्स होंगे, इसके अंदर एक बेनिफिट ये होगा कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बेटा कि हर साल अलग अलग सेक्टर्स में पैसे की जरूरत पड़ती है। इस साल हो सकता है कि एजुकेशन में हमें ज्यादा खर्चा करना पड़े, नेक्स्ट ईयर हो सकता है ऑटो इंडस्ट्री में ज्यादा खर्चा करना पड़े, उनको ज्यादा फैसिलिटीज देनी पड़े। उससे नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि हॉस्पिटलाइजेशन जो फैसिलिटीज होती हैं या फिर हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनमें हमें ज्यादा खर्चा करना पड़े। तो यानी ईयर टू ईयर हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होती आती है। ठीक है,
तो जब बजट हम बनाते हैं तो इस साल या आने वाले साल में किस सेक्टर के अंदर रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए, ये भी हम प्लान करके चलते हैं। तो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये भी हम किस में करते हैं, बजट के अंदर ही करते हैं। बजट के अंदर ही डिसाइड करते हैं कि इस साल किसानों के इतने कर्जे माफ किए जाएंगे, इस साल हम एजुकेशन को इतना फंड दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि हर साल ये सारी चीजें चेंज होती रहती हैं, इसीलिए एवरी ईयर बजट बनता है, नहीं तो वो सेम बजट ही चलता रहेगा। ठीक है, तो सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जहां पे ज्यादा जरूरत है वहां पर रिसोर्सेज को लगाना, और जहां पर जरूरत पूरी हो चुकी है वहां से अपनी रिसोर्सेज को हटा लेना, इसको बोलते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, फिर इसके बाद है थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज inequalities between रिच एंड पुअर। ठीक है, यानी इनइक्वालिटीज को कम करना, जो लोग अमीर हैं और जो लोग अमीर नहीं है उनके बीच में जो इनइक्वालिटीज है, जो अंतर है, उसको कम करना। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऐसा कैसे कर सकती है, अभी अमीर को गरीब कैसे कर सकती है, या फिर गरीब को अमीर कैसे बना सकती है, बेटा कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, पूरा नहीं कर सकती लेकिन थोड़ा बहुत तो वो ट्राई कर सकते हैं। जैसे टैक्स की हम बात करें, जिसकी ज्यादा इनकम होती है उस पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, और जिसकी कम इनकम होती है उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है कि जो रिच पीपल होते हैं उनको कम फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, या फिर उन पे ज्यादा बर्डन डाल देती है टैक्स का। और जो रिच पुअर या फिर नॉन रिच होते हैं उनके ऊपर टैक्स बर्डन बहुत कम हो जाता है। ठीक है, जिससे गवर्नमेंट ट्राई करती है टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज बिटवीन रिच एंड पुअर। ठीक है, जैसे गरीबों के लिए क्या होता है कि कहते हैं कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर फ्री इलाज मिलेगा। ठीक है, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे हमारे स्कूल्स कॉलेज होते हैं, वहां पर राइट टू एजुकेशन लेकर आती है गवर्नमेंट। राइट टू एजुकेशन से क्या होता है कि फ्री में कुछ बच्चे जिनकी इनकम बहुत कम होती है, पुअर कैटेगरी में आते हैं, उनको हम फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरह से हम इनइक्वालिटीज को रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये भी हम किस में करते हैं, इसकी प्लानिंग भी कहाँ पर होती है, बजट के अंदर ही होती है। ठीक है, तो हमारे 3 ऑब्जेक्टिव हो गए। अब हम करते हैं अपने फोर्थ ऑब्जेक्टिव की बात। फोर्थ हमारा ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में बात करते हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेस, बेटा हमारी इकोनॉमी में 2 सेक्टर होते हैं। पहला सेक्टर होता है प्राइवेट और दूसरा सेक्टर होता है पब्लिक। पहला होता है प्राइवेट, दूसरा होता है पब्लिक। प्राइवेट सेक्टर होता है जिसके मालिक या तो क्या बोलते हैं, कोई इंडिविजुअल है, या फिर जिसके ओनर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, यानी नॉन गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को हम प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। तो पब्लिक सेक्टर क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर यानी जिसकी ओनर कौन होती है, गवर्नमेंट होती है। तो हम पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, यानी जिनकी मालिक गवर्नमेंट है। तो जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज है उसको मैनेज करने के लिए जो फंड अलॉट होता है, या फिर जो उसमें चेंजेस के लिए डिसीजन लिए जाते हैं, वो गवर्नमेंट लेती है। कैसे लेती है, वो भी बजट के अंदर लिए जाते हैं। जैसे हम रेलवेज की बात करते हैं, तो रेलवेज भी क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इस बार हम फैसिलिटीज देंगे, क्या क्या इसके किराए बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो इस सब का डिसीजन किस में लिया जाता है, इस सब का डिसीजन बजट में ही लिया जाता है। ठीक है, कोल इंडस्ट्री होगी या भेल हो गई, BHEL, ये सब गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज है, यानी पब्लिक एंटरप्राइजेज है। इन सब के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं या फिर इनको मैनेज करने के लिए जो फंड्स एलोकेट किए जाते हैं, ये सब किस में किए जाते हैं, बजट के थ्रू ही किए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पे, और फिफ्थ हमारा होगा इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। हम क्या चाहते हैं, हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए तो बजट बना रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव तो हमारा यही है। ठीक है, कि हम ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, और बजट बनाकर चलेंगे तो फिर क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाएगी। तो बेटा ये
5 पॉइंट्स हैं, इसमें एक पॉइंट हम और ऐड कर सकते हैं। एक पॉइंट क्या है हमारा? रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। ठीक है, रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करना। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है कि हर साल बजट में कुछ ना कुछ के इस एरिया में हम इतना पैसा लगाएंगे, डेवलप करेंगे, एसएसआई को बढ़ावा करेंगे, लोन इजीली प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी जहां पर लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है वहां पर गवर्नमेंट ट्राई करती है कि लोगों को जॉब्स मिले। ठीक है, अब क्या होता है, हम दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, हमें जॉब्स इजीली मिल जाएंगी, लेकिन जो दिल्ली एनसीआर से बहुत दूर रह रहे हैं उनको जॉब करने के लिए दिल्ली एनसीआर में आना पड़ेगा। ठीक है, तो उनको ऐसा ना करना पड़े, यानी दिल्ली बार बार ना आना पड़े, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या चाहेगी? गवर्नमेंट चाहेगी कि उनको उन्हीं के एरिया के आसपास जॉब्स प्रोवाइड करा दी जाए। तो ये सारी प्लानिंग भी, यानी रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, ये सारी प्लानिंग किस में डिसाइड करती है गवर्नमेंट? ये सब गवर्नमेंट बजट में ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 ऑब्जेक्टिव्स जिनके लिए गवर्नमेंट अपना बजट तैयार करती है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आया 5 पॉइंट? कोई डाउट नहीं है किसी को? आगे चले। यस सर। ठीक है, तो मेनली हम क्या कर रहे हैं बेटा, बजट बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे हम घर में बजट बनाते हैं, सेम वैसे ही बजट होता है गवर्नमेंट का भी। बस हमारा छोटे लेवल पे होता है, गवर्नमेंट बहुत बड़ी होती है, पूरे देश के लिए खर्चा करती है, पूरे देश से पैसे वसूल करती है, तो इसलिए उनका बजट थोड़ा बड़ा हो जाता है। हमारा बजट एक पेज पर बन जाता है पूरे साल का या एक महीने का, गवर्नमेंट का कई हजार पेजेस पे बनता है, बस और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो अब हम बात करते हैं, हमने देख लिया कि बजट का मतलब क्या होता है, बजट बनाया क्यों जाता है। अब हम बात करते हैं कि जब हम बजट को बनाते हैं तो उसके अंदर उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, यानी किन किन चीजों के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं बजट के अंदर। तो बेटा बजट के मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट होता है रिसीट्स, यानी पैसा कहां से आएगा हमारे पास या फिर कितना आएगा। और सेकंड होता है पेमेंट्स। पेमेंट्स का मतलब कितना गवर्नमेंट पे करेगी, कितना खर्च करेगी। ठीक है, पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, इसमें हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं रिसीट्स लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, रिसीट्स यानी जो गवर्नमेंट की इनकम होती है उसको रिसीट्स हम बोलते हैं। तो रिसीट्स हमारी कितने टाइप की होती है बेटा? रिसीट्स हमारी मेनली 2 टाइप की होती है। फर्स्ट है कैपिटल रिसीट और सेकंड है रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, कैपिटल और रेवेन्यू मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जिनकी वजह से या तो रिडक्शन इन एसेट हो और क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी हो। यानी कोई भी रिसीट्स अगर हम रिसीव करते हैं कहीं से भी, उस रिसीट की वजह से अगर हमारा कोई एसेट कम हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसीट। या फिर हमारी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसीट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्या, हम का मतलब गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट कहीं से लोन ले लेती है, वर्ल्ड बैंक से लोन ले ले, आरबीआई से लोन ले ले, किसी से भी लोन ले सकती है गवर्नमेंट, तो मुझे बताओ जैसे ही गवर्नमेंट ने लोन लिया तो गवर्नमेंट के पास पैसे तो आ गए, यानी रिसीट तो हो गई, लेकिन वो लोन कैपिटल रिसीट होगी या रेवेन्यू रिसीट होगी? क्योंकि उस रिसीट की वजह से गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी, लोन बढ़ जाएगा ना, वापस करना पड़ेगा, तो इसीलिए वो रिसीट्स क्या हो जाएंगी? हमारी कैपिटल रिसीट्स हो जाएंगी। ठीक है, हमारे लिए क्या हो जाएंगी? वो कैपिटल रिसीट्स हो जाएंगी। सेकंड एग्जांपल इसमें हम लेते हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे हम रेलवे के बारे में जानते हैं बेटा, क्या होता है कि जैसे रेल एक्सीडेंट हो जाता है
तो रेल के डब्बे टूट जाते हैं, तो उन डब्बों का क्या करती है गवर्नमेंट, रेलवे क्या करती है, क्या उनको रिपेयर कराती है? नहीं बेटा, कभी भी रिपेयर नहीं होते। ना ही ट्रैक एक बार खराब होने के बाद रिपेयर होता है, फिर वो रिप्लेस ही होता है। ना ही जो ट्रेन के कोचेज होते हैं वो उनको भी रिप्लेस ही किया जाता है, रिपेयर नहीं किया जाता। ठीक है, तो जो हमारे खराब हो जाते हैं ट्रेन के कोचेज, उनको क्या करती है गवर्नमेंट, उनको बेचती है। ठीक है, उनको बेचने से जो पैसे आएंगे, जो भी गवर्नमेंट की ट्रेन्स हैं, गवर्नमेंट के ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, और हम बात करें जितने भी ये बिल्डिंग्स वगैरह गवर्नमेंट की हैं, वो सब क्या है, गवर्नमेंट के एसेट्स ही तो है। भाई गवर्नमेंट काम कर रही है उनको यूज करके, तो वो एसेट्स हो गए गवर्नमेंट के। और जब गवर्नमेंट अपना एसेट ही बेच दे, रिडक्शन इन एसेट, एसेट बेचने से पैसे रिसीव करे, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी कैपिटल रिसीट्स हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिखा, ऐसी कोई भी रिसीट जिसकी वजह से या तो एसेट कम हो जाए या फिर लायबिलिटीज बढ़ जाए, वो क्या हो जाएगी हमारे लिए, वो हो जाएगी हमारी कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, अब कैपिटल रिसीट कितने टाइप की हो सकती हैं, तो ये बेटा हमारी 3 टाइप की हो सकती हैं। फर्स्ट होगी बोरोइंग्स, अभी हमने डिस्कस किया था कि लोन ले ले गवर्नमेंट। और सेकंड क्या होगी, सेल ऑफ एसेट। ठीक है, और थर्ड में हम लिख सकते हैं अदर रिसीट्स। ठीक है, इस तरह की अगर और भी रिसीट्स हैं जो इन दोनों में कैटेगरी में नहीं आएगी, तो उसको हम अदर रिसीट्स में डाल देंगे, जो भी हमारी कैपिटल रिसीट होगी। तो अब मैं एक क्वेश्चन पुट अप करूंगा, मैं चाहूंगा कि सभी उसका आंसर करें कि वो कैपिटल रिसीट होगी या रेवेन्यू रिसीट होगी। बेटा क्वेश्चन ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने, मान लेते हैं कि बांग्लादेश को लोन दिया हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश को लोन दिया हुआ है, क्लियर है। अब क्या बांग्लादेश इस लोन को वापस करेगा? हाँ, वापस करेगा। ठीक है, उस लोन को गवर्नमेंट वापस लेगी, फ्री में थोड़ा ना दे देगी लोन, वापस लेगी। तो जब बांग्लादेश ये लोन वापस करेगा, तो इंडिया की गवर्नमेंट को रिसीट्स होंगी या नहीं होंगी? हाँ, रिसीट्स होंगी। ठीक है, पैसे तो आएंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो रिसीट्स हमारी कैपिटल रिसीट्स होंगी या रेवेन्यू रिसीट्स होंगी? आंसर करो। सर रेवेन्यू रिसिप्ट। अच्छा, यानी एक तरह से मैंने इसको क्या बोला, रिकवरी ऑफ लोन। मुझे बताओ बेटा, जब गवर्नमेंट ने बांग्लादेश को लोन दिया होगा, हमारे इंडिया ने बांग्लादेश को लोन दिया होगा, तो ये जो लोन है ये हमारे लिए क्या होगा, एसेट होगा या लायबिलिटी होगा? ये एसेट होगा। ठीक है, वापस आएगा ना पैसा, रिसीवेबल है तो एसेट हो जाएगा हमारे लिए। जब यहाँ से पैसा आएगा, तो ये एसेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ये एसेट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कौन सी रिसीट होंगी, कैपिटल या रेवेन्यू? ये हमारी कैपिटल रिसीट्स होंगी। ये देखो लिखा हुआ रिडक्शन इन एसेट्स। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारी अदर रिसीट्स में जाएगी अंडर कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, चलो और भी क्वेश्चन पूछूंगा, उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारी रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में भी जान लेंगे तो बहुत अच्छे से दोनों के बारे में समझ में आ जाएगा। तो रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में लिखते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होंगी, विच results in no reduction in asset or no creation of liability। ऐसी रिसीट जिसकी वजह से ना तो हमारा कोई एसेट कम हो और ना ही कोई हमारी लायबिलिटी बन जाए या फिर इंक्रीज हो जाए, ना ही कोई न्यू लायबिलिटी अराइज हो, ना ही कोई एग्जिस्टिंग लायबिलिटी इंक्रीज हो। ठीक है, ऐसी सभी ट्रांजैक्शंस को हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, एक्चुअल में रेवेन्यू रिसीट्स बेटा हमारी कमाई होती है जो हमने अपनी मेहनत से की होती है। अब जो अपनी मेहनत से हम कमाई करेंगे,
क्या उसकी वजह से हमारा कोई एसेट कम हो जाएगा? क्या नहीं होगा। क्या कोई लाइबिलिटी बढ़ जाएगी? क्या नहीं बढ़ेगी। ठीक है। जो कैपिटल रिसीट होती है ये तो ज्यादातर क्या होता है, या तो हमने अपना कुछ एसेट बेचकर रिसीव किया, या फिर हमने कोई लाइबिलिटी बढ़ाकर रिसीव किया। लाइबिलिटी बढ़ाकर यानी लोन ले लिया किसी से, एसेट बेचकर यानी एसेट को कम कर दिया। तो रेवेन्यू रिसीट क्या होगी? जिसकी वजह से ना ही कोई एसेट कम होगा और ना ही कोई लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी। इन सभी रिसीट्स को क्या कहेंगे हम? रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अब लोन की बात की, ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने लोन दिया था बांग्लादेश को, तो इस लोन की जो पेमेंट आएगी वो क्या हो जाएगी? कैपिटल रिसीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा लोन देने की वजह से एसेट बना था ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा, बेटा इस लोन पे क्या इंडियन गवर्नमेंट इंटरेस्ट चार्ज करेगी या नहीं करेगी? हाँ, इंडियन गवर्नमेंट इस लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो बांग्लादेश जो इंडिया को इंटरेस्ट पे करेगा, मुझे बताओ ये इंटरेस्ट कैपिटल रिसीट होगा या रेवेन्यू रिसीट होगा? आंसर करो। बोलो सार्थक बेटा, आंसर करो इसका। ये कैपिटल रिसीट होगा या फिर रेवेन्यू रिसीट होगा हमारे लिए? हम्म। तो ये इंटरेस्ट, क्या इस इंटरेस्ट को रिसीव करने की वजह से हमारा कोई एसेट कम होगा? नहीं होगा। इंटरेस्ट तो हमारा लोन से अलग होता है ना। इंटरेस्ट रिसीव करेंगे लोन थोड़ा ना कम हो जाएगा, लोन तो उतना ही रहेगा। क्या हमारी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी? नहीं, लाइबिलिटी भी क्रिएट नहीं होगी। एक्चुअल में ये तो हमारी कमाई है। तो ये क्या हो जाएगा? ये जाएगा हमारा रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर। ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? कैपिटल रिसीट जिसकी वजह से या तो एसेट कम हो जाए या हमारी लाइबिलिटीज बढ़ जाए, और रेवेन्यू रिसीट जिसकी वजह से ना तो कोई एसेट कम हो और ना ही कोई लाइबिलिटी हमारी अराइज हो, उसको हम कहेंगे रेवेन्यू रिसीट। अब बात करते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स हमारी कितने टाइप की हो सकती है। तो बेटा रेवेन्यू रिसीट्स हमारी बेसिकली दो टाइप की होगी। ये हमारी दो टाइप की होगी। सबसे पहला होगा टैक्स रिसीट, और सेकंड क्या होगा हमारा? नॉन टैक्स रिसीट्स। ठीक है। पहला होगा टैक्स रिसीट और दूसरा होगा नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स रिसीट जो हमें टैक्स से मिलता है। और टैक्स कितने टाइप के होते हैं हमारे? टैक्स हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। ठीक है। टैक्स हमारे दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? सर डायरेक्ट टैक्स होते हैं जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, और बिल्कुल ठीक इनडायरेक्ट है। से इनडायरेक्टली करते हैं। हाँ, डायरेक्ट टैक्स होते हैं जो जिस पे चार्ज होता है वही गवर्नमेंट को पे करता है। जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अगर मुझ पे लगेगा तो मैं ही दूंगा ना गवर्नमेंट को, कोई और तो नहीं देगा ना मेरी तरफ से। यस सर। ठीक है। मुझ पे लगेगा तो मैं ही गवर्नमेंट को जाकर दूंगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? लगेगा जीएस मुझ पे मैं करूंगा, लेकिन मैं गवर्नमेंट को पे नहीं करूंगा, मैं किसी और को पे करूंगा, फिर वो पर्सन गवर्नमेंट को जाकर देगा। यस जैसे जैसे जीएसटी। हाँ, जैसे जीएसटी, बिल्कुल ठीक है। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स मेरी इनकम पे लगेगा, मैं पे करूंगा डायरेक्ट गवर्नमेंट को। इनडायरेक्ट टैक्स जिस पे चार्ज होगा, फॉर एग्जांपल मुझ पे चार्ज हुआ है, तो मैं पेमेंट तो मैं ही करूंगा, लेकिन मैं गवर्नमेंट को पे नहीं करूंगा, वो इनडायरेक्टली घूमता हुआ गवर्नमेंट के पास जाएगा। जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया हमारा, वैट हो गया, सीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हमारा हो गया। ठीक है। जितने भी हमारे ये सब प्रोडक्ट्स वगैरह पे हम टैक्स पे करते हैं, ये सब क्या होते हैं हमारे? ये सब हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस ही होते हैं। ठीक है। तो हमारे दो तरह के हमने टैक्स पढ़े रिसीट्स के अंदर। रिसीट्स के अंदर हमने टैक्स रिसीट्स पढ़ी, और टैक्स रिसीट्स के अंदर हमने क्या पढ़ा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी,
एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब। ठीक है, अब बात करते हैं हम नॉन टैक्स रिसीट्स की। नॉन टैक्स रिसीट्स क्या होती है बेटा? टैक्स के अलावा जितनी भी गवर्नमेंट की इनकम होती है जो टैक्स से नहीं होती, वो सब नॉन टैक्स रिसीट्स होती हैं। क्या मुझे बता सकते हो कि नॉन टैक्स रिसीट्स का कोई एग्जांपल दे सकते हो? बोलो, कोई एग्जांपल दे सकते हो नॉन टैक्स रिसीट का? बोलो, ये तो इजी है बेटा, आंसर कर सकते हो। भानु, आंसर करो। सर पेनल्टी, इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हमने जो अभी लोन पे इंटरेस्ट रिसीव किया बांग्लादेश से, वो क्या है? हमारा टैक्स रिसीव थोड़ा है, वो इनकम टैक्स या इनडायरेक्ट या डायरेक्ट टैक्स थोड़ा है। तो इंटरेस्ट जो हमने रिसीव किया, ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन टैक्स रिसीट हो जाएगा। हमने, गवर्नमेंट चालान काटती है, चालान कटते हैं ना सबके, बिना हेलमेट मत लगाओ चालान कट जाएगा, तो पता चल जाएगा चालान भी कटते हैं। तो वो क्या होगा? वो भी हमारा नॉन टैक्स रिसीट होगा। और क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट फीस लेती है, लाइसेंस बनाने जाओ तो गवर्नमेंट फीस लेती है, फीस डिपॉजिट करनी होती है। इस तरह की जो भी इनकम होती है गवर्नमेंट की, वो क्या होती है? उनकी नॉन टैक्स रिसीट होती है। यानी वो कोई टैक्स की वजह से नहीं अर्न कर रहे हैं, ठीक है, वो दूसरे रीजन की वजह से अर्न कर रहे हैं। सर कोई अच्छा, डोनेशन वगैरह देता है तो वो भी होगा? हाँ बिल्कुल, डोनेशन भी उनकी नॉन टैक्स रिसीट होगी, वो भी गवर्नमेंट की इनकम ही है। डोनेशन कभी भी कैपिटल रिसीट नहीं होगी। क्यों? गवर्नमेंट वापस थोड़ा ना करेगी डोनेशन, एक बार चला गया तो चला गया। ठीक है, अब जैसे पीएम केयर फंड में अगर हमने पैसे डाल दिए, तो क्या हम एक महीने बाद जाकर बोल सकते हैं कि हमने पैसे डाले थे, हमारे पैसे वापस कर दो? नो नहीं सर। करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए डोनेशन भी क्या होगी? रेवेन्यू रिसीट्स होगी, और रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर नॉन टैक्स रिसीट्स होगी। ठीक है, क्लियर है? तो चलो यस। इसको देख लेते हैं एक बार हम। तो नॉन टैक्स रिसीट्स के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। नॉन टैक्स रिसीट में मैंने बोला कि पेनल्टी आ जाएगी, जो गवर्नमेंट पेनल्टी लगाती है। ठीक है, पेनल्टी के अलावा और क्या क्या आ सकता है इसमें? इसमें फीस आ जाएगी, गवर्नमेंट जो फीस चार्ज करती है। बेटा अगर आप एफआईआर भी लिखवाने जाते हो ना पुलिस स्टेशन में, तो उसकी भी फीस होती है। ठीक है, ये आ जाएगी। फिर अभी संस्कार ने बताया कि डोनेशन भी आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, डोनेशन भी आएगा। गवर्नमेंट को अगर कोई दान भी कर देता है तो वो भी उनकी रिसीट में ही आएगा। चलो, बहुत सारी इनकम आ सकती है, बहुत सारी इनकम है। मैं एक इनकम की बात करूंगा, मैं बात करूंगा एस चीट की। एस चीट्स, ये क्या होता है? बोलो, भानु आंसर करो, ये क्या होता है? एस चीट्स के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। एस चीट्स का मतलब क्या होता है बेटा? कि मान लेते हैं कि मैं एक अकेला पर्सन हूँ, ठीक है, मेरा कोई रिलेटिव नहीं है। ठीक है, तो एक ना एक दिन सबको भगवान के पास जाना होता है, तो मान लेते हैं कि मैं भी भगवान के पास चला गया। तो मेरे जो बैंक में पैसे होंगे, मेरा जो घर होगा, जो प्रॉपर्टी होगी, जो कार होगी, ये सब क्या होगा? ये गवर्नमेंट इसको जब्त कर लेती है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है? जब्त कर लेती है। यानी अगर मेरा कोई भी एग्जीक्यूटर नहीं है या फिर कोई नॉमिनी नहीं है, तो मेरी सभी प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया जाता है मेरे बाद। तो इस तरह ये भी क्या है? ये भी गवर्नमेंट की इनकम ही तो है ना, रिसीट्स है। क्या ये कैपिटल रिसीट्स है? नहीं, ये तो रेवेन्यू रिसीट्स है, गवर्नमेंट वापस थोड़ा ना करेगी। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसी इनकम को हम बोलते हैं, ऐसी रिसीट को हम बोलते हैं एस चीट्स। ठीक है, क्लियर है सबको? सर, बोलो। हाँ, अगर सर हमने कोई नॉमिनी ना हो लेकिन सर हमारे कोई रिलेटिव वगैरह हो, सर फैमिली मेंबर, तो सर मतलब फिर भी ले लेंगे? हाँ बेटा, फिर भी ले लेते हैं। अच्छा। अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव नहीं है तो फिर वो ले लेंगे। ठीक है, ओके सर। क्योंकि ब्लड रिलेटिव के बाहर अगर आप कोई चीज देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विल बनानी पड़ती है, और अगर आपने विल नहीं बनाई है तो बेटा भूल जाओ, कभी नहीं मिलेगी, कोर्ट में केस लड़ते रहो। यस सर। ठीक है, तो इस तरह की इनकम को बोलते हैं एस चीट्स। एस चीट्स को मैंने इतने ज्यादा ध्यान इस पे क्यों दिया? क्योंकि डेफिनेशन आ जाते हैं कि एस चीट्स क्या होती है, किस टाइप की इनकम होती है ये गवर्नमेंट की। तो हम क्या बोलेंगे कि एस चीट्स का पहले मतलब बताएंगे कि एस चीट्स होती क्या है, फिर उसके बाद लिखेंगे इट इज अ रिसीट
इट इज द टाइप ऑफ रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। और ये क्या होगी, हमारी नॉन टैक्स रिसीट होगी। इसमें लिखेंगे इट इज अ नॉन टैक्स रिसीट्स अंडर रेवेन्यू रिसीट्स अंडर रिसीट्स ऑफ द बजट, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा रिसीट साइड, ठीक है। अभी तक हमने बजट का एक कंपोनेंट किया है, कौन सा, रिसीट्स। और रिसीट्स हमारी दो तरह की होती हैं, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। कैपिटल रिसीट जिसकी वजह से कोई एसेट रिड्यूस हो जाए या फिर कोई नई लायबिलिटी बन जाए। रेवेन्यू रिसीट्स जिसकी वजह से कोई एसेट रिड्यूस ना हो और कोई लायबिलिटी भी अराइज ना हो, ठीक है। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स हैं जो हमने अर्न नहीं की हैं, वो हमने कमाई नहीं है, या तो हमने कोई अपनी प्रॉपर्टी या एसेट बेच दिया या फिर किसी से उधार ले लिया। और रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, ये हमने अपनी मेहनत से कमाई है, इसीलिए ना तो किसी से हमने इसको उधार लिया है और ना ही हमने कोई अपनी प्रॉपर्टी या एसेट को बेचकर इसको रिसीव किया है, ठीक है। तो सबको समझ में आया रिसीट्स हमारी कितने टाइप की हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किसी को कोई डाउट इसमें? आ गया। सबको आ गया अच्छे से? यस सर। ठीक है, चलो तो आज के लिए मैं यहीं पर वाइंड अप करूंगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो संस्कार? मैं बोला था डाटा खत्म हो गया, डिस्कनेक्ट होने वाला था। अच्छा, तो आज के लिए मैं यहीं पर वाइंड अप करूंगा, ठीक है। इसको अगर सबके पास बुक है तो इसको अच्छे से पढ़ोगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन जो हमने फ्लो चार्ट देखा है इसको भी अगर याद रखोगे तो फुल में से फुल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। बहुत ईजी है फ्लो चार्ट।